हेलो हेलो। आज हम करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड क्वेश्चन कंप्लीट लेक्चर होगा ये। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पीवाईक्यूज की बात करेंगे जो नेक्स्ट ये क्वेश्चंस में आएंगे, जो सीबीएसई डालेगी, आरबीएसई डालेगी, आईसीएसई डालेगी। उन सबके अलग अलग, उन सबके कंटेंट्स के अलग अलग वीडियो मैं अपलोड करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। सो आपका वेलकम है हमारे साथ। आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे कि आप चैप्टर का नाम पढ़ ही चुके हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस ना, केमिकल रिएक्शन समझते हैं पहले। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक बस इजी सी बात है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करें एक साथ और फॉर्म करें एक नया प्रोडक्ट। हम एग्जाम जैसे कि ए प्लस बी रिएक्ट किया, ए प्लस बी कुछ भी हो सकता है, और ए बी एक प्रोडक्ट बना दिया, सी बना दिया। यहाँ पर जो यहाँ पर जो रिएक्ट हो रहे हैं उन्हें कहेंगे रिएक्टेंट। जो रिएक्ट हो रहे हैं उन्हें कहेंगे रिएक्टेंट। जो मिल रहा है, जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको कहेंगे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी सी बात है। जैसे कि एग्जांपल हम ले, पहले ही सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया, जैसे कि H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन मिलकर बनाती है वाटर। हाइड्रोजन गैस, इसको बैलेंस किया हमने, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर बनाती है वाटर। जैसे कि एग्जांपल ए यहां पर हो गया H2 हाइड्रोजन गैस, बी यहां पर हो गया O2 गैस, और सी यहां पर हो गया H2O गैस। मतलब दो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन हो और एक नया प्रोडक्ट आया। कहने की बात सिंपल सी है, जब दो प्रोडक्ट रिएक्ट हुए एक नया प्रोडक्ट आया, उससे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज अब इजी सी बात है, वैसे पेपर में ये पूछा नहीं जाता, बट आपको माइंड में रखनी है। कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं सीबीएसई, आईसीएसई, आरबीएसई की जो केमिकल चेंज है ना, केमिकल चेंज में रिवर्सिबल नहीं होता। केमिकल चेंज फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है? चेंज इन टेस्ट से आप पता कर सकते हो केमिकल रिएक्शन हुई है, बट ये एक रॉन्ग मेथड है। मान लो कोई दो एसिड है, रिएक्ट हुए, एक एसिड बनाया उन्होंने, कुछ भी बनाया, एक मान लो एसिड बनाया, तो वो एसिड को टेस्ट तो कर नहीं सकते, वो हाईली रिएक्टिव होता है ऑब्वियसली एसिड। तो आप टेस्ट तो कर नहीं सकते, टेस्ट करके आप देख नहीं सकते कि हाँ भाई ये एसिड है, बेस है, सोर है, केमिकल रिएक्शन हुई है नहीं हुई। तो आपको कुछ और चीज चाहिए होती है। चेंज इन कलर हो गया, जैसे येलो कलर से ब्लू कलर में हो गया, तब आपको थोड़ी ऑब्जर्वेशन पता लग जाती है कि कैसे क्या हो गया। चेंज एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस होगी, H2 गैस निकली। अब आपको H2 गैस का कैसे पता लगेगा? H2 गैस तो ट्रांसपेरेंट होती है। H2 गैस का इसलिए पता लगेगा क्योंकि उसका एक टेस्ट होता है, इस चैप्टर में दे रखा है। हम इस चैप्टर अगले चैप्टर में दे रखे हैं, सॉरी एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी दे रखा है, हम उसकी भी बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो गया, अलग अलग चीज होगी। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हमने केमिकल रिएक्शन समझा, अभी तक हमने आधा वर्ड जो है वो समझ लिया, इक्वेशन रह गया। अब आप देख लो, अब आपको ना कुछ लिखना हुआ, ये जो इक्वेशन में लिखा हुआ है, बट आपको लिखना हुआ कि अब आप ना मतलब वैसे लिखोगे कैसे बिना इक्वेशन के? when hydrogen gas react with oxygen form a water। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे, बट ऐसे लिखने से बहुत ही नुकसान होता है। जैसे कि आप लिखोगे आयन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर गिव्स हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। आपको एक ये इजी मेथड देता हूं मैं, एक बार ये करके आप पूरा बताता हूँ केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल इक्वेशन, इट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है टू रिप्रेजेंट
टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आप एक जगह लिखो आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस एंड वाटर, एक जगह आप लिखो आयरन रिएक्ट विद वाटर एंड oxygen gas to form a hydrated ferric oxide। अब आप एक जगह ये लिख रहे हो, आप एक जगह मैं आपको एक लिख के बताता हूँ, Fe प्लस O2 प्लस H2O Fe2O3 डॉट Fe2O3 डॉट XH2O आप एक यहाँ लिख लो। अब इसको आपसे कितना नुकसान हो रहा है, आप एक तो इतनी लंबी लंबी रिएक्शन लिख लो। अब मान लो एग्जामिनर है कोई भी है, इसको पढ़ने में आसान होगा कि Fe प्लस O2 प्लस H2O Fe2O3 डॉट XH2O, या इसको पढ़ने में आसान होगा, ऑब्वियसली इसको पढ़ने में आसान होगा। और ये रिप्रेजेंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये अच्छी फॉर्म में लिखा हुआ है, इससे मॉलिक्यूल्स का पता चल रहा है हमें कि हाँ कितने मॉलिक्यूल्स है, एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन पता चल रहा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, फिजिबिलिटी हो रही है हमें रिएक्शंस की, टाइमिंग पता चल रहा है कि हीट हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। अब मैं जैसे कि यहाँ पर लिख दूं, ऐसे लिख दिया मतलब ये सॉलिड है, यहाँ पर मैंने लिख दिया एल मतलब ये लिक्विड है, यहाँ पर मैंने लिख दिया जी मतलब ये गैस है, यहाँ पर मैंने लिख दिया एस मतलब सॉलिड है। इससे हमें बहुत ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन मिल रही है बेसिकली, इसकी कंपैरेटिवली तो हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल रही है, और ये हार्डर भी है लिखना भी। तो हम इसलिए केमिकल इक्वेशन ये चीज होती है, और केमिकल इक्वेशन एक शॉर्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। हमने इतनी बात पढ़ ली, और आगे क्या करना है हमें पूरा चैप्टर ही करना है। वैसे तो इस लेक्चर में कोई पार्ट 1 कोई पार्ट 2 नहीं करना, बस एक वीडियो मास्टर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि सबको समझ आना चाहिए कि क्या पढ़ा रहे हैं। स्टेट पता चलता है हमें, कलर पता चलता है, फॉर्मूला पता चलता है, स्मेल पता चलती है कि कौन सी स्मेल दे रही है, सारी ऑब्जर्वेशन होती है। अब शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वा सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेट, हीट। एक्वस, प्रेसिपिटेट, हीट। अब मान लो आपको कोई बताना है कि ये Fe है जो वो सॉलिड में है, तो आप एस सिंबल का यूज करोगे। अब आपको बताना है कि जो ये H2O है वो लिक्विड गैस में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो आप एल का यूज करोगे। अगर आपको बताना कि ऑक्सीजन जो है वो गैस फॉर्म में, तो आप जो है वो गैस सिंबल जी का यूज करोगे। आपको बताना है जो ये सॉल्यूशन है NaCl जो सॉल्यूशन है वो एक्वा सॉल्यूशन है, तो आप एक क्यू मतलब एक्वा सॉल्यूशन आपको पता लग जाएगा कि ये एक्वा सॉल्यूशन है। प्रेसिपिटेट का बताना है तो PPT। हीट को बताना है कि ये जो H2O है, H2O वो जब हीट किया H2 प्लस O2 बना दिया इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो आपको ये बताना है, तो आपको ऐसा एक सिंबल है वो आपको यूज करना पड़ेगा। हमें इतनी बात पता लगी कि हमें सिंबल्स पता लगे, केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये पता लगे, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं ये पता लगे। केमिकल रिएक्शन जब हमने समझा वो इसके टाइप से समझेंगे, केमिकल रिएक्शंस के कितने कितने टाइप्स होते हैं, वो टाइप सबसे हम समझ लेते हैं। अब टाइप्स कितने होते हैं सबसे पहले समझते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या कितने कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला ब्रह्मास्त्र जो है वो कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन से आपको सीधा ही पता लग रहा है, कंबाइन करना ए प्लस बी कंबाइन किया, सी प्रोडक्ट बन गया। व्हेन टू और मोर देन सब्सटेंस रिएक्ट केमिकली कंबाइंड together and form a new product, it is called combination reaction। decomposition reaction दूसरे टाइप्स की रिएक्शंस है।
है। डिकम्पोजिशन क्या होता है वो भी समझते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है, बेसिकली आप पहले ये समझ लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब दो प्रोडक्ट बनते हैं कॉम्बिनेशन में, जब दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट रिएक्ट करके, केमिकल रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, और डिकम्पोजिशन में आप सीधी बात समझ लीजिए कि डिकम्पोजिशन में आप सीधी बात समझ लीजिए कि एक प्रोडक्ट टूट कर दो प्रोडक्ट बनाएगा, दो प्रोडक्ट बनाएगा। रिएक्शन हम उसके सारे एग्जांपल भी देखते हैं। H2 प्लस H2 जब रिएक्ट किया O2 के साथ, तब H2O बना दिया। जब H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, तब H2 प्लस O2 अलग अलग दो गैसेस बन गई। ये इसका और ये इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो अपोजिट है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन भी बहुत टाइप्स के होते हैं। डिकम्पोजिशन के टाइप्स देख लेते हैं पहले। डिकम्पोजिशन के टाइप्स देख लेते हैं पहले, कितने टाइप्स के होते हैं। हेलो हेलो। डिकम्पोजिशन हम टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले जो होता है डिकम्पोजिशन का टाइप्स, टाइप्स टाइप्स देखिए डिकम्पोजिशन कितने होते हैं। चलो ठीक है, अब अपने पहले वो करते हैं डिकम्पोजिशन के टाइप्स वगैरह वो कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला जो है वो थर्मल है। थर्मल रिएक्शन। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रो लाइसिस। तीसरा जो है वो फोटो फोटोसिंथेसिस में फोटोलाइसिस कह सकते हैं, वी कैन से फोटोलाइसिस। फोटो डिकम्पोजिशन भी अपने कह सकते हैं। ठीक है, इतने टाइप्स हैं। और इसके बाद जो है वो टाइप्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो भी एक टाइप है, नहीं वो वैसे अलग टाइप, मतलब डिकम्पोजिशन कितने ही टाइप्स हैं। थर्मल में मतलब हीट, कोई प्रोडक्ट हीट से रिएक्ट हो रहा है, कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट हीट से रिएक्ट हो रहा है और टूट रहा है या जुड़ रहा है, कैसे ही हो रहा है, बट हीट उसमें इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, जैसे कि हमने ये दो ले लिया, ये दो ले लिए, दो रोड ले ली हमने, दो रोड, एक होगी कैथोड, एक होगी एनोड। एक होगी कैथोड, ये थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस समझना हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस समझ ले क्या होता है। दो हमने, एक हमने कोई कंटेनर लिया, उसमें दो रोड डाल दी। अरे यार सेट से नहीं हो रहा। एक हमने कोई कंटेनर लिया, उसमें दो रोड डाल दी, उसमें दो रोड डाल दी, एक डाल दी कैथोड, एक एनोड डाल दी। अब कैथोड पर कौन सा साइन होता है, नेगेटिव का। एनोड पर कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव का। ठीक है, अब एक इसके लिए मैं ट्रिक लेके आया हूं। मान लो इसमें पहले ट्रिक नहीं, पहले अपने सीधा समझते हैं। इसको याद करने की, नोड और पॉजिटिव होते हैं, कैथोड पर माइनस नेगेटिव होता है। इसमें हमने डाली है वाटर। वाटर जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, जब ये टूट गया H2 में और O2 में टूट गया। O2 जो है वो इसके पास चला गया और H2 इसके पास चिपक गया। H2 मतलब गैस ऊपर हवा में उड़ गई। अब पी ए पी ए ओ, पाओ 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 आपने खाई होगी ना। पी मतलब पॉजिटिव, ए मतलब एनोड, ओ मतलब ऑक्सीजन। पॉजिटिव ये रहा, एनोड ये रहा, और उस पर मैंने कौन सा कहा था, ऑक्सीजन चिपकी, ऑक्सीजन ये रही। ये ट्रिक है इसकी। अब आपसे एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बाय वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस 2:1 में क्यों होते हैं, उसमें डबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। बाय मास जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का,
वो होता है 1:8। वो होता है 1:8। 2:16 होता है, काट के 1:8 आ जाता है। फोटो डिकम्पोजिशन में सनलाइट प्रेजेंस होता है। इसमें दो बहुत ही मतलब बढ़िया एग्जांपल्स है, एजीसीएल और एजी बीआर। एजीसीएल को हम क्यों ब्लैक कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि वो सनलाइट की प्रेजेंस में आपके हेल्पर लिखने सनलाइट की प्रेजेंस में एजी प्लस Cl2 की फॉर्म में टूट जाते हैं। एजी बीआर को हम क्यों सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, क्यों मतलब ब्लैक कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि वो एजी प्लस बीआर की फॉर्म में टूट जाता है, बीआर2 की फॉर्म में टूट जाता है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी कैसे हैं। तीसरा मतलब तीसरी जो टाइप्स है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी हम समझते हैं वो क्या चीज है और क्या करना चाहिए अब उसका भी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हेलो हेलो। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो टाइप्स की रिएक्शंस होती है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसमें मान लीजिए एक एग्जांपल है ए प्लस बी सी, जो है वो बन गया ए सी प्लस बी। ए प्लस बी सी, ए सी इसके साथ जुड़ गया और बी अकेला रह गया। जब हाई रिएक्टिव मेथड, अपनी रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको याद होगी ना, करीना ने एलिना से कार मांगी, अल्टोजन फरारी फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर बॉडी। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप इसको इजीली कर लोगे। ये ए अकेला है और बी सी साथ है, सी चला गया, इसके पास ए सी बन गया और बी को अकेला छोड़िए। क्यों क्यों क्योंकि जो ए है वो ज्यादा हाई रिएक्टिव है किससे, बी से, तभी को बी को अकेला छोड़ दे। बी अब लेस रिएक्टिव है ए से, तभी ए से इसकी वजह से। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी प्लस सी डी, ए सी प्लस बी डी। अब यही एग्जांपल, अब जो ए सी के साथ जुड़ गया और बी डी के साथ जुड़ गया। क्यों, क्योंकि ए जो है वो हाई रिएक्टिव है, ए हाई रिएक्टिव है तो वो सी यहां आ जाएगा, बी यहां चल जाएगा, क्योंकि थ्री बॉन्ड ये बना नहीं रहे, टू बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब सिंगल सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स करते हैं। हम इसके एग्जांपल्स की बात करें अगर, तो एक सबसे बड़ी एग्जांपल है Fe प्लस CuSO4। ये Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, CuSO4 को डिस्प्लेस कर देगा, FeSO4 और Cu को अलग छोड़ दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट BaCl2 NaSO4, BaS सॉरी BaSO4 प्लस NaCl, ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट BaCl के साथ था, बट BaSO4 के साथ हुआ, Cl Na के साथ हो गया। ये सबसे बड़ी रिएक्शन है। अब रिएक्टिविटी सीरीज आपको मैं वापस से बता रहा हूँ, करीना ने लीना से मांगी, आपको लिख के बताता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। करीना ने लीना से मांगी कार, कौन सी, अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली मतलब क्यों मिली, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ओडी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ओडी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ओडी। ठीक है, अपन ने इतनी रिएक्शन याद कर ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई मतलब Hg क्या होता है, मरकरी, क्या होता है, मरकरी। करीना मतलब के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Li मतलब लिथियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक,
लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। एक बीच में रह गया क्या? एफ मतलब आयरन होता है, आयरन आयरन होता है, फिर मतलब आयरन होता है। हम लास्ट जो टॉपिक रह गया, इस लास्ट में मतलब एक दो टॉपिक और पढ़े हैं, मतलब वैसे जो टॉपिक रह गया रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है वो भी हम समझते हैं, अभी अभी हम समझते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स में दो यहां पर है, एक में आएगा रिडक्शन, और जो आएगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में क्या होता है, दोनों में खेल किसका है, Hg का खेल है और O2 का खेल है। किस किस का खेल है, हाइड्रोजन का खेल है और ऑक्सीजन का खेल है। रिडक्शन में क्या होगा, ऐड होगा ऑक्सीजन, ऐड होगा H एटम और रिमूव होगा O2 एटम। इसमें उल्टा है, इसमें ऑक्सीडेशन पता लग रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब ऐड होना, ऐड किसका होना, O2 का, और रिमूव किसका होना, Hg का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये, और एक ये आप ये रिडक्शन एक्शन में कहता हूं आप याद कर लेना, आपके 3 मार्क्स एग्जाम में पक्के हैं, 3 या 2 मार्क्स आपके एग्जाम में पक्के ही पक्के हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक चीज याद रखना, जो रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या बोल रहा हूँ, जो रिडक्शन हो रही है चीज वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, Cu प्लस H2, CuH2O, CuO प्लस H2O, Cu प्लस H2O, ये था क्या एग्जांपल, ये था क्या एग्जांपल, यही था एग्जांपल। अब क्या था, ऐड और ऑक्सीजन का ऐड कहां पर होना है, यहां पर O है और यहां पर हो नहीं है और यहां पर O है, मतलब ये वाला जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्या ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां पर क्या था, H2 था और H2 में नहीं 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 नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, Cu प्लस H2, ठीक है, इतना हो गया। अब अरे यार ऑक्सीडेशन यहां पर हो रहा है ना, और एक यहां पर जो हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई क्या, ये एग्जांपल जो मैंने दिया वो समझ आ गया क्या, जो रिडक्शन है वो ऑक्सीडेशन है, वो रिडक्शन एजेंट है। CuO के पास यहाँ पर O है पर यहाँ पर O नहीं है, मतलब रिडक्शन हो गया O का। यहाँ पर H2 के पास O नहीं है पर यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ पर O मिल गया तो हो गया ऑक्सीडेशन। ये आपको टॉपिक समझ आ गया क्या, ये टॉपिक आपको समझ आ गया, वापस समझा देता हूँ क्या होता है रिडॉक्स रिडक्शन। रिडॉक्स में रेड और ऑक्स से मिलकर बना रेड, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। रिडक्शन में क्या होना, H एटम का ऐड होना और O का रिमूव होना। यहाँ पर ऐड होना O2 का और रिमूव होना H का, यही कहता है ऑक्सीडेशन और यही कहता है रिडक्शन। जो रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख ही रहा है CuO, यहाँ पर CuO के पास O है बट यहाँ पर नहीं है, तो और रिमूव हुआ कहां पर है, और रिमूव यहां पर हो रहा है। ये कौन सा रिडक्शन, तो रिडक्शन, और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर O है नहीं है और यहाँ पर H2 के पास O आ गया, तो ऐड कहां पर होता है, O का ऐड यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर नहीं होता, ऐड यहाँ पर होता है, O का यहाँ पर ऐड होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन हो गया। ये जब ऑक्सीडेशन है तो रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये हमने टॉपिक समझ लिया अच्छे से, पूरा बेहतरीन तरीके से समझ लिया। है इसके बाद जो टॉपिक आता है वो क्रोजन आता है। क्रोजन क्या होता है, व्हेन मेटल गेट डिस्ट्रॉय या डैमेज बाय एनवायरमेंटल प्रोसेस। क्रोजन क्या होता है, जब जब कोई मेटल है वो डैमेज हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए बाय द एनवायरमेंटल प्रोसेस,
नेचुरल प्रोसेस से, किसी भी नेचुरल प्रोसेस से कोई मेटल है वो डैमेज डिस्ट्रॉय हो जाए। पहले हम कोरोजन की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर। कई बच्चे होंगे जो साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, वो हम पहले लिख लेते हैं। क्या होता है? व्हेन मेटल get when metal get destroyed, get damaged by environment process. When metal get destroyed or damaged by environment process, it is called corrosion. corrosion इतनी बात समझ आ गई क्या? जब कोई मेटल डिस्ट्रॉय हो जाए या डैमेज हो जाए, जब कोई मेटल डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए, किसकी प्रोसेस से? एनवायरमेंट की प्रोसेस से। जैसे नेचुरल, जैसे कोई मेटल है पड़ा रहा धूप में, पड़ा रहा हवा में, तब वो डैमेज हो जाए, तब हम कहेंगे उसे कोरोजन हो गया। उसका एग्जांपल समेत बताते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जो हमने पहले भी आपको कहा था, रिएक्शन समझाई थी, Fe प्लस ऑक्सीजन में Fe पड़ा है, कोई H2O भी पड़ा है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाएगा Fe2O3 डॉट XH2O। अब इसका कलर भी मैं कहता हूं आप याद कर लो तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना, तो कर लीजिए। इससे कहते हैं हम रस्ट। और ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। इतनी बात आपने समझ ली क्या? दूसरा एग्जांपल लेते हैं अब हम, Ag+2HS। बैलेंसिंग नहीं कर रहा मैं, बट आप सब कर लेना। Ag2S प्लस H2। ठीक है, अब आपको हो गए, आपके आपको कमेंट आएगा कि बैलेंसिंग रिएक्शन रह गई, वो मैं आपको सबसे लास्ट में कराऊंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको बार बार उसे रिपीट करना है। और उसको मैं थोड़े ज्यादा एग्जांपल ही आपको करवाने की कोशिश करूंगा। एडवांटेज के मतलब होता क्या है कोरोजन? मान लो ये कोई है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर से बता रहा हूँ आपको, इसका एग्जांपल को थोड़ा इरेज कर दो। मान लो ये कोई है एलिमेंट, ये कोई मेटल है, एल्यूमिनियम मान लिया, ये ऑक्सीजन में पड़ा है। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर टफ थिन लेयर जम गई, इसके ऊपर एक थिन सी पतली सी लेयर जम की। ये मैं थोड़ा बता रहा हूँ जूम कर कर। एक थिन सी लेयर जम गई किसकी? Al2O3 की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो इसे प्रिवेंट करता है फर्दर कोरोजन से। ये थिन लेयर होती है, टफ लेयर होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्शन करती है ये अंदर वाले मेटल में। मान लो कोई वापस कोरोजन हुआ कहां पर होगा? यहाँ पर हो नहीं सकते, क्योंकि एक बार कोरोजन हुआ तो अंदर वाला जो मैटर है, अंदर वाला जो मैटर है वो प्रोडक्ट जो है वो तो सेफ है ना, एक उससे तो हमने सेफ्टी इंश्योर करवाई। अब रेसिडिटी क्या होता है? फैटी एंड ऑयली फूड ऑक्सीडाइड बाय O2 इज कॉल्ड रेसिडिटी। सॉरी, रेसिडिटी when fatty या oily food oxidized by O2 is called रेंसिडिटी। मैं क्या कह रहा हूँ? तो फैटी और ऑयली फूड है, ऑक्सीडाइज जब आए O2 हो जाए, उसे हम रेंसिडिटी। एडवांटेज क्या होते हैं रेंसिडिटी के? उससे पहले हम समझ लेते हैं वो कोई समेत। मान लो ये है, ये कोई पैकेट है, ये कोई कुरकुरे का पैकेट है, ये कोई कुरकुरे का पैकेट है, उसमें ये फूड भरा है, ये ऑयल की O2 की वजह से O2 इसमें आती रही, ये खुला हुआ है, तो जो है ये हो जाएगा खराब, सिलन सी आ जाती है, जिसको कहते हैं तो सिल्ला हो गया,
खराब हो गया ये तो। बट आपको ये जो फूड मटेरियल्स होते हैं, कोई पैकेट आता है बाहर से, वो तो कितने दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो गैस होती है ना, वो कौन सी गैस होती है, N2 और H, हीलियम गैस हल्की होती है और नाइट्रोजन गैस भी हल्की होती है, और ये एंटी ऑक्सीडेशन से करती है। अब मान लो कोई पैकेट खोल दिया आपने, भुजिया पैकेट खोल दिया, उससे आप एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दीजिए, वो खराब नहीं होगा। कोई ऐसी चीज है जो रेफ्रिजरेटर में डाल सकते हैं और रेफ्रिजरेटर में डाल दीजिए, वो खराब नहीं होगी चीज। ठीक है, हमने इतनी बात समझ ली। अब प्रिवेंशन देखते हैं क्रोजन का। क्रोजन को हमने ये देख लिया क्या होता है क्रोजन, क्या एडवांटेज है उसके। बट हम डिसएडवांटेज की बात करें, अगर वो खराब हो जाता है पूरा मेटल, मान लो कोई आयरन है, आयरन के ऊपर रस्ट लगी तो आयरन वो मतलब थोड़ा अपनी पहले स्ट्रेंथ जो है वो लूज कर देता है। और प्रिवेंशन देखते हैं क्रोजन के, हमने इसके प्रिवेंशन देख लिए रेसिडिटी, और क्रोजन के प्रिवेंशन देखते हैं। सबसे बढ़िया मैं कहता हूँ प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन में रस्टिंग, प्लास्टिक कोटिंग, जिंक कोटिंग सबसे अलोइंग, सबसे बढ़िया होता है। जिंक कोटिंग सबसे पहला है, जिंक कोटिंग, प्लास्टिक कोटिंग, जिंक कोटिंग, प्लास्टिक कोटिंग, पेंटिंग हो गया, एलोइंग हो गया, मतलब मेथड हो गया जिसमें प्रॉपर्टीज चेंज कर दी जाए उसके। ऑयलिंग या ग्रीसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप याद कर लेना ये तीन। पेंट भी आप कर सकते हो याद, कहीं पेंट भी एक इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज क्लोजर, और उसके प्रिवेंशन बताओ, उसके एडवांटेज बताओ, उसके डिसएडवांटेज बताओ। हमने इसकी सबकी बात करी है। बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन क्यों जरूरी होती है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंसिंग करना किसी भी इक्वेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम किसी भी रिएक्शन की बैलेंस करते हैं, क्योंकि मास जो है वो नाइदर भी क्रिएटेड और नॉर भी डिस्ट्रॉयड। अब आप एग्जाम में कभी भी आप एग्जाम में आप लिख के आते हो ना, मान लो कि रिएक्शन लिखा है Fe+O2 प्लस XH2O लिखा है, और Fe2O3.XH2 आप रस्ट लिखा है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड लिखा है, बट आप उसको बैलेंस नहीं करके आए, तो आपको चाहे एग्जामिनर फुल मार्क्स भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना लिखा हो कि बैलेंस करना है, तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। बट वो इंप्रेशन जमाने के लिए आप, मैं कहता हूँ टाइम बचे तो आप करके ही आना, क्योंकि बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होता है ये बैलेंसिंग करना, और अपने सिलेबस में है। तो पूरे चैप्टर में मैं कहता हूँ इसे, इस एक लेक्चर के लिए खत्म हो गया। इससे एक लेक्चर में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो, लेक्चर आपको पूरा समझ आया हो तो कमेंट करना, वीडियो शेयर करना और लाइक भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना आप अगर नए हो तो। सो थैंक यू।